सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएल जेई 2020 के लिए। ठीक है, तो अक्सर ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे हम एसएससी जेई की बात करें चाहे यूपीपीसीएल जेई की बात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसका नाम है आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आरटीसी। तो अक्सर होता यह है कि स्टूडेंट ऐसे टॉपिक में फंसते हैं जो कि टॉपिक होते हैं आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। तो आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत लेंथी नहीं लेके चलेंगे टॉपिक को। हमारा पर्पज है कि इस 10 मिनट के वीडियो में 12 मिनट के वीडियो में हम कैसे फॉर्मूले को यूज करें जिससे कि हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसका पर्पज कोई ज्यादा नहीं है, केवल मैं 2-3 फॉर्मूले इसमें डिस्कस करूंगा एंड यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व आउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करता हूं तो देखिएगा, अगर मैं मटेरियल की बात करता हूं तो मटेरियल जो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो 3 टाइप के मटेरियल पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है मेटल, नंबर 1 होता है मेटल, या मेटल को ही हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, मेटल को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो अगर मैं मेटल या कंडक्टर की बात करूं तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या होगा कि इन केस ऑफ मेटल, यहां पर मैं मान लेता हूं टेम्परेचर, ये है मेरा टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, ये मैंने टेम्परेचर लिया और यहां पर मैंने लिया रेजिस्टेंस। तो अगर टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब अगर ये कुछ इस तरह का रिलेशन आता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब मेटल के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कैसा होने वाला है आपका, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेटल या कंडक्टर के केस में जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर की, तो देखिएगा सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किसके बीच, टेम्परेचर, ये डिग्री सेंटीग्रेड अगेन लेंगे, यहां पर हम लेते हैं रेजिस्टेंस। तो देखिएगा सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, हमारा ये जो कर्व आएगा कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है तो हम बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो यहां पर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो हमारा आरटीसी होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम सेमीकंडक्टर का यूज कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन में करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर के केस में भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा आरटीसी होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इन 3 चीजों का आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मेटल और कंडक्टर की बात करूं तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तब भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा हम बात करते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की। ठीक है, अब सीधा हम बात करते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की, और हम बात करते हैं किसकी, मेटल की बात कर रहे हैं। यहां पर हमें सेमीकंडक्टर की बात नहीं करनी है, यहां पर हमें इंसुलेटर की बात नहीं करनी है, हमें यहां पर किसकी बात करनी है, मेटल की बात करनी है। तो अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो देखिएगा यहां पर जो हम लेके चल रहे हैं वो लेके चलेंगे मेटल, या इसी को हम बोलते हैं कंडक्टर।
तो अगर मेटल और कंडक्टर की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल या कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। मींस अगर यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं, देखिएगा ध्यान से इसको, ये टेम्परेचर है और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आर है और ये आपका टेम्परेचर है। हमेशा टेम्परेचर किस में लेते हैं हम, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो बताइएगा मुझे, अगर मैं कह रहा हूं कि T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैं पहले किस पर ले रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा मेटल का। तो यहां पर मैं इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट कितना मान लेता हूं, सपोज ये रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं R0। कितना मान लेता हूं, R0, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कैसा मेटल का होता है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हमारा हो गया आपका कहां पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हमारा ये रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा जरा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस मैंने कितना बताया आपको, R0। अगर मैं सपोज यहां पर एक टेम्परेचर ले लेता हूं कितना, T1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे बताइएगा जरा यहां पर आपका रेजिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इंक्रीज हुआ, R0 से लेकर ये इंक्रीज हुआ आपका, ठीक है। ये सपोज इंक्रीज हुआ कहां तक आपका, इसको मैं मान लेता हूं सपोज R1, ठीक है। R1 तक ये इंक्रीज हो गया और यहां पर रेजिस्टेंस में जो चेंज आया उसको मैं डिनोट करूंगा किससे, डेल्टा आर से, ठीक है। तो डेल्टा आर ये आपका चेंज आया R0 से R1 तक, ठीक है। चलिएगा फर्दर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो सपोज ये मेरे पास टेम्परेचर आ जाता है कितना, T2। तो यहां पर देखिएगा आपका जो रेजिस्टेंस है बढ़कर कितना हो जाता है, सपोज ये रेजिस्टेंस हो जाता है आपका R2। इसको मैं मान लेता हूं ये रेजिस्टेंस कितना हुआ आपका, दिस इज R2, ठीक है। तो यहां पर अगेन आपका चेंज आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रेजिस्टेंस है, R0। तो यहां पर भी आपका चेंज आया रेजिस्टेंस में डेल्टा आर। लेकिन यहां पर देखिएगा जो चेंज होगा डेल्टा आर और डेल्टा आर वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर जो चेंज हो रहा है वो R0 से R1 हो रहा है, यहां पर जो चेंज हो रहा है वो R0 से R2 हो रहा है, ठीक है। अभी बात करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा यहां पर मैं ले लेता हूं R0। R0 क्या है हमारा, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखिएगा, और यहां पर अगर मैं कहूं कि जो चेंज है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, 0 डिग्री से T1 तक जब मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, R0 से R1, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री टू T1, कहां से देख रहे हैं पहले हम 0 डिग्री से T1 देख रहे हैं। तो कितना चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स, डेल्टा। तो जो चेंज है डेल्टा वो कितना होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू R1 माइनस R0, सिंपल। ये हमेशा जो प्रोपोर्शनल होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस किसको ले रहे हैं आप, 0 डिग्री टेम्परेचर को ले रहे हैं। कहां तक इंक्रीज किया है, T1 तक। 0 डिग्री पर कितना R0, T1 पर कितना R1, कितना चेंज आया रेजिस्टेंस में, डेल्टा आर, कितना होगा R1 माइनस R0। तो हमेशा जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो हमेशा दो क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होता है। एक तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, इनिशियल रेजिस्टेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट, इनिशियल रेजिस्टेंस। और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R0। और एक वो आपका प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, R1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। और डेल्टा टी कितना होगा बताइएगा, यहां पर डेल्टा टी कितना होगा, चेंज कर रहे हैं आप 0 डिग्री से T1, तो चेंज आ जाएगा आपका T1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, T1। तो यहां पर मेरे पास ये कितना आ गया, T1। और इसको मैं लिखता हूं R1 माइनस R0 इज इक्वल टू एल्फा। ये क्या है आपका, एल्फा R0 इंटू T1। एल्फा क्या है आपका, इसको मैं लिखूंगा एल्फा नोट। देखिएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और अल्फा नोट को ही क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट।
तो अगर मैं R1 की वैल्यू निकाल लूं तो R1 बेटा कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू R नोट प्लस अल्फा नोट R नोट इंटू T1। और अगर मैं R1 की वैल्यू निकाल लूं तो R नोट क्या हो जाएगा, कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T1। तो ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले को, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, यानी अगर मुझे इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री पर मुझे क्या पता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है, कहां तक टेम्परेचर में चेंज पता है, तो क्या कर सकते हो आप, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, मान लिया टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 0 डिग्री से कहां तक, T2 तक, तो कितना चेंज आया बेटा, आपका चेंज आया डेल्टा आर, और डेल्टा आर अब किसके बराबर हो जाएगा, R2 माइनस R नॉट, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, R नॉट से R2 तक। तो अगर मैं बात करता हूं चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री टू T2, कहां तक देख रहे हैं हम, T2 तक। तो देखिएगा यहां पर चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस पर। इनिशियल रेजिस्टेंस बेटा कितना है, R नॉट, और किस पर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी पर। तो डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी होगा आपके पास 0 डिग्री से कहां तक जा रहे हो, T2 तक, तो ये हो जाएगा बेटा T2 माइनस 0 इज इक्वल टू T2। तो यहां से आप देखिएगा, यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी कितनी, ये मिलेगा हमें R2 माइनस R नोट इज इक्वल टू कितना, अल्फा नोट इंटू R नोट इंटू T2। अल्फा नोट क्या है आपका, देखिएगा रेफरेंस क्या ले रहे हैं हमेशा, यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ध्यान रखिएगा, वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर उस डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है जो आप रेफरेंस ले रहे हो। ठीक है, जो इनिशियल टेम्परेचर आप लेके चल रहे हो। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा नोट T2। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर बी। यानी दोनों इक्वेशन का मतलब समझिएगा, अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है, तो किसी भी टेम्परेचर पर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 पर आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला आ जाएगा, T2 पर करना है आपके पास ये आ जाएगा, और किसी टेम्परेचर T3 पर करना चाहते हैं तो T2 की जगह क्या आ जाएगा, T3। इतनी बात क्लियर हुई। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसको मैं रब कर देता हूं, ये दो इक्वेशन हमारे पास नहीं बेटा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अब यहां से अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, या इक्वेशन ए बोल दीजिए इसको, दिस इज इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी। तो क्या मिलने वाला हमें, हमें मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नोट T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा नोट T2। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये वो फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की। कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नोट T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा नोट T2। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मान लिया 0 डिग्री वाले टेम्परेचर को हम रेफरेंस ना लें, ऐसा भी तो हो सकता है। हम तो सपोज हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है, T1 पर है, और T2 पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जो 2-3 फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही फॉर्मूले आपको बस याद रखने हैं, और याद भी नहीं रखने हैं, सिंपल इसको समझने हैं। ये ड्राइव करना इतना बड़ी बात नहीं होती है, 4-5 सेकंड में आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा फिर से मैं इसको जरा बना रहा हूं दोबारा, ध्यान से देखिएगा कि ये मेरे पास टेम्परेचर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में, ये मेरे पास रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, ये मान लिया मैंने इनिशियल रेजिस्टेंस R0 हुआ, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 पर।
ये मैंने बेटा बढ़ाया इसको, ये इनिशियल हुआ और ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ गया। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा रेजिस्टेंस क्या है आपका, दिस इज T1 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना बेटा, ये आपका R1 है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज रेजिस्टेंस कितना आपके पास, ये सपोज रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस कितना आपके पास R2 है और ये टेम्परेचर कितना आपके पास T2, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा। अब मान लिया कुछ स्टूडेंट कहेंगे ठीक है सर मैं तो रेफरेंस R1 को ले रहा हूं, नो प्रॉब्लम, आप R1 को ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप R1 को बेटा लोगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लाइन है आपकी वो R1 की है, ये है या नहीं, तो यहाँ पर कितना चेंज आएगा आपका, डेल्टा R आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा बेटा आपके पास, ये आएगा डेल्टा T। डेल्टा T कितना होगा आपका T2 माइनस T1 और डेल्टा R बेटा कितना होगा आपका R2 माइनस R1। सिंपल सी बात है यार। तो अगर मैं चेंज इन रेजिस्टेंस लिखूं, अभी आपको बताया था, तो चेंज इन रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका चेंज इन टेम्परेचर और किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पर। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस अब आप कितना ले रहे हो बेटा, R1 ले रहे हो और टेम्परेचर कितना है आपका, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है। तो ये कितना हो गया आपका चेंज इन रेजिस्टेंस, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिएगा ध्यान रखिएगा आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा किस टेम्परेचर पर आएगा, रेफरेंस क्या ले रहे हो आप, T1 ले रहे हो, इसलिए यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा आपका T1 पर। तो α1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T। तो यहां से बेटे मैं R2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस इज R1, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी R1 इंटू 1 प्लस α1 इंटू डेल्टा T। तो आप बेटा किसी भी फॉर्मूले का कहीं भी यूज कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखिएगा अगर आप रेक्टिफिकेशन में जाएंगे, फॉर्मूले याद करोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे। हमेशा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले यहाँ पर जो RTC आपका आएगा वो आएगा जो आप रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है। अगर आप 0 डिग्री पर ले रहे हो तो अल्फा नोड आएगा, अगर आप R1 पर ले रहे हो तो α1 आएगा, अगर आप R2 पर ले रहे हो तो α2 आएगा, ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिएगा। अब प्रॉब्लम कहां आएगी, अब प्रॉब्लम आएगी कुछ स्टूडेंट कहेंगे ठीक है सर आपने अल्फा नोट तो बता दिया, अल्फा नोट गिवन दे हो सकता है, बट α1 कैसे निकाल लेंगे हम, α2 कैसे निकाल लेंगे, α3 कैसे निकाल लेंगे। तो उसका मैं देखिएगा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट एट एनी टेम्परेचर T, किसी T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मुझे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा T इज इक्वल टू अल्फा नोट। अब बेटा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एक ना एक तो देगा आपको, या तो किसी टेम्परेचर T पर देगा या आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देगा। तो ये हो जाएगा अल्फा नोट अपॉन 1 प्लस अल्फा नोट इंटू डेल्टा T, ठीक है बेटा। तो ये 2-3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर ये 2-3 फॉर्मूले देखिएगा किसी भी टेम्परेचर पर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पर RTC निकालना है तो आप वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज की कंसेप्ट थी हमारी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर आप देखना ना भूलें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, जो भी UPPCL में आज तक या SSC JEE में आज तक रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अगले वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज उसको मिस ना करें अगले वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।